पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आज विक्रांत मोनिका से मिलने जाता है और इस बात का ऋचा को खबर होती है। ऋचा मन ही मन सोचती है कि अगर विक्रांत मुझसे प्यार करता तो वो मोनिका से मिलने कभी नहीं जाता। ये सोचकर ऋचा थोड़ी दुखी हो जाती है। साथ ही आरती जी भी आरव और सुहानी को अलग करने की कसम खा रखी है। अब आगे शाम को आरव जब ऑफिस में आता है तो एक नज़र किचन की ओर करता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है सुहानी इस वक्त किचन में ही होगी और सचमुच वो किचन में ही डिनर की तैयारी कर रही होती है। आरव जाकर सुहानी को पीछे से पकड़ लेता है। सुहानी पहले तो चौंक जाती है। आरव क्या करे हो, ये किचन है, तुम्हारा कमरा नहीं। आरव तो तुम बेडरूम में होती कब हो? जब तुम दिन रात किचन में ही पड़ी रहोगी तो मुझे तुम्हें यही प्यार करना पड़ेगा ना। सुहानी खुद को छुड़ाती हुई, ज़्यादा पागल मत बनो, कोई अचानक से आ गया तो। आरव तो ठीक है, चलो मेरे साथ। सुहानी कहाँ? आरव जहाँ अचानक से कोई नहीं आएगा, हमारे कमरे में, और कहाँ? सुहानी आरव तुम जाओ, मुझे बहुत काम है, अभी खाना भी बनाना है। आरव बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, काम तो तुम्हें दिन भर ही होता है। आरव सुहानी को अपने बाहों में उठा लेता है और अपने कमरे में ले ही जा रहा होता है कि सामने से आरती जी मिलती है। क्या हुआ इसे इस तरह से क्यों उठा रखा है? आरती जी ने मुंह बिगाड़ते हुए पूछा। आरव और सुहानी एक दूसरे को देखने लगते हैं। आरव मॉम, वो अचानक से इसके पैरों में मोच आ गई है, बेचारी चल भी नहीं पा रही है, इसलिए इसे उठाकर सामने की सोफे तक ले जा रहा हूँ। आरती जी क्या मोच आ गई? अभी तो मैं 10 मिनट पहले किचन में इसके साथ थी, तब तो ये ठीक थी। इसका हर काम अचानक से ही होता है, कुछ उच्च पटांग हरकत की होगी, इसके तो अपने नौटंकी है। आरती जी मुँह बिगाड़ते हुए बाहर चली जाती है। आरव सुहानी को बाहों में ही उठाए अपने कमरे में ले जाता है और बेड पर रख देता है। सुहानी कुछ गुस्से से, आरव क्या ज़रूरत थी तुम्हें इसे ऊपर उठा कर लाने की? मम्मी जी क्या सोच रही होंगी पता नहीं। अब मैं जा रही हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। आरव जाना है? सुहानी अभी तो आई हो तुम कमरे में, अभी कुछ हुआ भी नहीं कि जाना है, कम से कम एक किसी कर दो फिर चली जाना। सुहानी इतराती हुई, किस खुशी में? आरव तुम्हें यहाँ तक अपनी बाहों में उठा कर लाया इस खुशी में। सुहानी बेड से उड़ती हुई, मैंने तुम्हें कहा था नहीं ना, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सुहानी जा ही रही होती है कि आरव उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बेड पर लेटाकर ज़बरदस्ती उसके गाल पर, उसके गले पर, माथे पर और होठ पर किस करने लगता है। सुहानी अपने आप को छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश करती है पर खुद को छुड़ा नहीं पाती है। सुहानी एक मिनट आरव, मुझे भी तो छोड़ो, अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें किस करूँगी। आरव तुम मुझे किस करोगी? सही है, करो। आरव सुहानी को छोड़ देता है। सुहानी बैठती है और पास आरव भी बैठा हुआ है। आरव जैसे कि तुमने कहा था तुम मुझे किस करोगी, लेकिन गाल पर नहीं, मुझे होठों पर किस चाहिए। सुहानी ठीक है बाबा, होठों पर ही करूँगी, पर आंखें तो बंद करो, मुझे शर्म नहीं आएगी। आरव सुहानी की आंखों पर अपना हाथ रखकर आंखें बंद कर देता है। सुहानी आरव का हाथ हटाते हुए, आरव मेरा नहीं, अपनी आंखें बंद करो। आरव अपनी आंखें बंद करता है कि सुहानी धीरे से उसके पास जाती है और होठों के बजाय गाल पर जोर से बाइट करके भाग जाती है। आरव सुहानी ये तुमने ठीक नहीं किया, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कहता हुआ सुहानी के पीछे दौड़ पड़ता है। दौड़ता हुआ कमरे के बाहर जाकर सुहानी को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंस रहे होते हैं कि सुहानी सामने की ओर देखकर एकदम से सहम जाती है और खुद को आरव से अलग कर देती है। आरव सुहानी की नज़र का पीछा करता है कि सामने आरती जी खड़ी होती है, जो कि थोड़ी देर पहले बाहर तो गई थी पर अब वापस आ चुके हैं। अपनी मॉम को देखकर आरव भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। आरती जी आरव से, बहुत जल्दी इसका मोच ठीक हो गया, और ये क्या हो रहा था? तुम दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो? आरव मॉम मैं तो बस। आरती जी तुम्हारा बस ट्रेन हो गया हो तो इसे किचन में भेज दूँ, खाना भी बनाना बाकी है।
आरब बेटा तुम जाकर कमरे में आराम करो। आरब बिना कोई अपनी मॉम से बहस किए एक नज़र सुहानी पर करता है और अपने कमरे में चला जाता है। सुहानी भी किचन की ओर जा ही रही होती है कि आरती जी, रुको सुहानी, ये तुम्हारे गाल पर लाल निशान कैसा? सुहानी अपने गाल पर हाथ फेरती हुई मन ही मन, ये आरब भी ना, ऐसा कौन किस करता है? आरती जी, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। सुहानी थोड़ी हकलाते हुई, जी वो मच्छर ने काट लिया था। आरती जी अपना एक आईब्रो ऊपर उठाती हुई, लगता है काफ़ी बड़ा मच्छर था, दांतों के निशान पड़ गए हैं। ठीक है जाओ किचन में। सुहानी बड़े बड़े कदमों के साथ किचन में चली जाती है और आरती जी अपने आप से, पता नहीं आरब को इस गवाह लड़की में ऐसा क्या दिखता है कि इसके आगे पीछे घूमता रहता है। इस लड़की की तो हैसियत भी मेरे घर की नौकरानी बनने तक की नहीं है, लेकिन मैंने भी दोनों को अलग ना कर दिया तो मेरा भी नाम आरती नहीं है। यहाँ रात के 12 बज चुके हैं पर विक्रांत अभी तक घर नहीं आया। विक्रांत की माँ समीक्षा जी अपने कमरे में जा चुकी है पर रीचा लिविंग रूम में अकेली यहाँ से वहाँ लेफ्ट राइट करते हुए विक्रांत का इंतज़ार कर रही है और मन ही मन, आज विक्रांत अभी तक क्यों नहीं आया? और वैसे भी आज सुबह तो मोनिका से मिलने गया था, ऐसा तो नहीं कि अब तक उसी के साथ हो। ओह गॉड, अगर सच में ऐसा हुआ तो। रीचा सोच ही रही होती है कि विक्रांत आ जाता है और डोरबेल बजता है। रीचा फौरन जाकर दरवाज़ा खोलती है। विक्रांत, तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। विक्रांत बिना रीचा की ओर देखे किसी सोच में डूबा हुआ सा, कुछ काम था, कहता हुआ अंदर आता है। रीचा दरवाज़ा बंद करते हुए, कुछ खास काम था क्या? विक्रांत, अरे यार तुम बीवियों वाली स्टाइल में इतना तहकीकात मत करो, सर दुख रहा है मेरा, एक कप चाय लेकर आओ, और हाँ जल्दी, मस्त कड़क मसालेदार, बोलकर विक्रांत सीधा अपने कमरे में चला जाता है। और कुछ देर बाद रीचा चाय लेकर कमरे में जाती है। विक्रांत आज बहुत खुश लग रहा था। विक्रांत अपने कमरे में जाकर ब्लेजर उतारकर सोफे पर साइड में रख देता है और सोफे पर बैठकर अपने किसी फाइल को जो वो अपने साथ लेकर आया हुआ था उसे देखता हुआ अपने होठों को गोल किए सीटी बजा रहा था। रीचा कमरे में जाकर देखती है कि विक्रांत तो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा है। रीचा मन ही मन, आज ये इतना खुश क्यों है? क्या मोनिका से मिलकर आ रहा है इसलिए? मेरे साथ होता है तब तो इतना स्माइल नहीं करता। रीचा थोड़ा रूठने के अंदाज में सोफे के सामने वाले टेबल पर चाय का कप रखते हुई, सुनो, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, कोई खास वजह? विक्रांत, खुशी की तो बात है रीचा, आज तो मैं सुबह से ही खुश हूँ। रीचा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। सुबह से? मतलब मोनिका से मिला तब से? रीचा विक्रांत के बाजू में बैठकर, सुबह से? क्यों विक्रांत, कोई खास बात है? विक्रांत खुशी छलकते हुए चेहरे से, रीचा आज मुझे वो मिल गया जो मेरा कभी सपना हुआ करता था। तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं आज इतना खुश हूँ। रीचा मन ही मन, पक्का इससे मोनिका ने हाँ कर दिया होगा तभी ये सुबह से इतना खुश है, मतलब ये मुझसे प्यार नहीं करता। रीचा की शक्ल रोने सा हो जाता है। विक्रांत जो कब से रीचा की ओर देखे बिना बोले ही जा रहा था, जो आज तक मेरा ख्वाब हुआ करता था, आज वो। तुम्हें क्या हो गया है? ये तुमने रोने सा शक्ल क्यों बना रखा है? रीचा, तो क्या खुशी से नाचूं? क्या समझकर मैंने तुमसे प्यार किया और तुम क्या निकले? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? विक्रांत, ये क्या बोले जा रही हो तुम? इसमें तुम्हारे बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है? रीचा, वाह विक्रांत, मैं ही पागल थी जो तुमसे प्यार कर बैठी, तुम्हें तो मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं लगती। विक्रांत, एक मिनट, ये तुम किस बारे में बात कर रही हो? रीचा, किस बारे में, क्या मतलब? तुम्हारे बारे में और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मोनिका के बारे में। विक्रांत हैरानी से, मोनिका? अब ये मेरी मीटिंग में मोनिका कहाँ से आ गई? रीचा, तो तुम किस बारे में बात कर रहे थे? अभी तो तुम बोल रहे थे ना कि तुम आज सुबह से बहुत खुश हो। विक्रांत सिर पर हाथ देता हुआ, अच्छा तो सारा कन्फ्यूजन अब दूर हुआ। मैं अपने मीटिंग की बात कर रहा था। आज मेरी सुबह मीटिंग थी और मुझे बहुत बड़ा टेंडर मिला है, इसलिए मैं आज सुबह से बहुत खुश हूँ। और तुम यहाँ क्या बार बार मोनिका मोनिका कर रही हो? रीचा थोड़ी शर्मिंदगी के साथ, ओह सॉरी, मुझे लगा तुम। अच्छा मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने।
विक्रांत जाते हुए ऋचा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है कि ऋचा जाकर विक्रांत के सीने से जा टकराती है। सोने के लिए कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। विक्रांत जाते हुए ऋचा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। सोने के लिए कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है, हम साथ यहीं सो सकते हैं। ऋचा खुद को छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश करती है। क्या मैं और तुम्हारे साथ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? विक्रांत, ज़्यादा बनो मत। अभी अभी तुमने कन्फेस किया है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। विक्रांत ऋचा को अपनी बाहों में उठाकर बेड तक ले जाता है और ऋचा को अपनी बाहों में भरकर ही सो जाता है। विक्रांत नीचे और ऋचा ऊपर। ऋचा विक्रांत के सीने से चिपकी हुई सी है। क्या आज रात भर मुझे ऐसे ही सोना पड़ेगा? विक्रांत, आज रात नहीं, आज के बाद। मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से समझ गया था तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो, कहता हुआ ऋचा को अपनी ओर कस लेता है। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात करते करते कब आंख लग जाती है कि पता ही नहीं चलता। दोनों अभी भी ऐसे ही पोजीशन में है। अगले दिन सुबह जब ऋचा अपनी आंखें खोलती है तो खुद को विक्रांत के मजबूत बाहों में पाती है। अभी तक वो विक्रांत के सीने में सर रखकर सोई हुई थी। ऋचा जैसे ही अपना सिर ऊंचा करके विक्रांत के चेहरे की ओर देखती है कि उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो सोए हुए विक्रांत के हाथों को खुद पर से हटाती हुई उठती है और फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। कुछ देर बाद जब विक्रांत उठता है तो ऋचा कमरे में नहीं होती है। विक्रांत आंख मलता हुआ नीचे जाता है और यहाँ वहाँ देखता है कि ऋचा और समीक्षा जी मिलकर किचन में नाश्ता बना रहे होते हैं, साथ ही कुछ बातें करके हंस रहे होते हैं। समीक्षा जी विक्रांत को देखकर, विक्रांत बेटा तुम उठ गए, बाहर बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। विक्रांत, जी मॉम, कहता हुआ ऋचा पर एक नज़र करता हुआ बाहर लिविंग रूम में सोफे पर बैठता है। ऋचा समझ जाती है कि पक्का विक्रांत मुझसे ही शरारत करने आया था। वो मन ही मन हंस पड़ती है। विक्रांत कोई मौका न पाकर चाय पीकर वापस अपने कमरे में चला जाता है और कुछ वक्त बाद सब जमा होते हैं नाश्ते पर। विक्रांत नाश्ता करते वक्त भी हर एक मिनट पर एक बार ऋचा पर नज़र जरूर कर रहा था और ये जानते हुए भी अनजान बनी ऋचा नज़र झुकाए चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही होती है। ब्रेकफास्ट पूरा होने के बाद विक्रांत ऑफिस के लिए निकलता है। समीक्षा जी, विक्रांत आजकल तुम बहुत लेट आने लगे हो, वक्त पर आ जाया करो। विक्रांत, मॉम आजकल ऑफिस में काम ही इतना बढ़ गया है कि सांस तक लेने की फुर्सत नहीं मिलती। आज भी लेट हो जाएगा पर आप मेरा वेट मत कीजिएगा, डिनर करके सो जाना। जाते हुए विक्रांत पास खड़े ऋचा को धीरे से, पर तुम मत सोना, कहता हुआ चला जाता है। आज ऋचा बहुत ज़्यादा खुश थी। अब उसे उसका विक्रांत मिल चुका था। उसे जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई है। ऋचा ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी से प्यार किया था और उसने सोचा भी नहीं था कि उसे उसका प्यार इतनी आसानी से मिल जाएगा। पर खुशी जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। ऐसा ही हुआ कुछ ऋचा के साथ। विक्रांत के ऑफिस के जाने के कुछ घंटों के बाद विक्रांत कई बार ऋचा को फ़ोन करता है पर ऋचा फ़ोन पिकअप नहीं कर पाती है क्योंकि ऋचा और समीक्षा जी दोनों लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और ऋचा का फ़ोन अपने कमरे में पड़ा हुआ है। काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद विक्रांत अपने डैड वीरेंद्र को कॉल करता है। वीरेंद्र जी फ़ोन पिकअप करते हैं। सामने से विक्रांत, डैड ऋचा क्या कर रही है? कितनी बार उसे कॉल किया पर फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रही है। वीरेंद्र जी हंसते हुए, दोनों सास बहू गप्पे मार रहे हैं बैठकर, तुम बताओ कुछ ज़रूरी काम था? विक्रांत, हाँ डैड, मैं एक इम्पोर्टेंट फ़ाइल घर पर भूल गया हूँ। मेरे कमरे में एक येलो कलर की फ़ाइल होगी, ऋचा से कहिए ढूंढ कर रखे। मैंने अपने मैनेजर को भेज दिया है, आता ही होगा। उसके हाथों वो फाइल भिजवा दीजिए, बहुत ही अर्जेंट फाइल है। वीरेंद्र जी एक नज़र दोनों सास बहू पर करते हैं जो इस वक्त किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। दोनों को इस तरह से खुश देखकर वीरेंद्र जी के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। कोई बात नहीं विक्रांत, हम ढूंढ कर भिजवा देंगे। विक्रांत, ओके डैड, थैंक यू। वीरेंद्र जी विक्रांत के कमरे में जाते हैं और येलो कलर की फाइल को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं।
हर जगह ढूंढने के बाद वीरेंद्र जी लास्ट में टेबल के ड्रॉअर खोलते हैं कि जहां उन्हें एक एग्रीमेंट पड़ा दिखाई देता है। ये क्या है? वीरेंद्र जी उसे हाथ में लेकर एक बाद एक पेज पलटने लगते हैं और उसे पढ़कर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ये वही एग्रीमेंट है जो विक्रांत ऋचा को अपने घर लाने से पहले दोनों ने वकील के पास एग्रीमेंट बनवा दिया था। इसे पढ़कर वीरेंद्र जी की आंखें चौड़ी हो जाती है और वो लगभग चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं। तो आगे की कहानी पढ़ने के लिए बने रहिए दुल्हन वहीं जो पिया मन पाए। डियर रीडर्स, एपिसोड को पढ़ने के बाद एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।